राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर भरत सिंह। भरत सिंह साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नालिया नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार भरत जी। तो भरत सिंह जी, जब तक पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे तब तक कांग्रेस हर जगह आगे थी। जैसे ईवीएम खुली, ईवीएम मैया का, ईवीएम माता का आशीर्वाद जो है वो सीधा बीजेपी को चला गया। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि साहब तकरीबन तकरीबन जितने भी ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, सारे एग्जिट पोल जितने भी थे, एक या दो को छोड़ के हर एक कोई दिखा रहा था कांग्रेस आगे। तो उनको क्या वो जो एग्जिट पोल वाले थे उनको वो लोग नहीं मिले जो कह रहे थे कि भाई हम कांग्रेस से ना खुश हैं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे? ये जरा समझाया जाए, ये को समझ में नहीं आया भरत सिंह जी। देखिए, समझा के या बोल के इस पे तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। पिछले 10 सालों से जितने चुनाव हुए हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि बार बार कि एक बार बैलेट पेपर पे करा के देश की शंका को दूर किया जाए, देश के वोटरों की शंका को दूर किया जाए, देश की सभी पार्टियों की शंका को दूर कर दिया जाए। और जिस देश ने ईवीएम बनाया, उसे लाया, वो खुद उसको बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है। बहुत सारे नेता, क्या हर पार्टी के नेता जो है शंका जता चुके हैं, मांग कर चुके हैं, डिमांड कर चुके हैं। तो अब बेईमानी है, अगर ये सब बोलना अब बेईमानी है भाजपा के सामने। अब वो जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। अब जनता, देखिए, जनता ये कह रही है कि भाई हमने तो वोट जो है कांग्रेस को दिया है, तो फिर वोट गया कहाँ? यही शंका बार बार सता रही है ना देश को, देश के सभी नेताओं को। और कोई 18 या 19,000 ईवीएम मशीन गायब है, ऐसा कुछ नहीं तो ये सब क्या क्या कहे? 18,000 गायब हो गया, 18 लाख गायब हो गया? 18,000 मतलब नहीं, 18,000 18 लाख जितना गायब कर दीजिए जी। तो कोई मतलब नहीं है राजीव भाई। देखिए, बात वहां पे कहा जाता है, रोया वहां पे जाता है जहां पे उसका कुछ सार्थक मतलब निकले। लेकिन आपसे मैं रोने की बात नहीं कर रहा, आप बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं साहब, और अगर आप देखें आपकी परफॉर्मेंस कोई बुरी नहीं है। 1% से आप हारे हैं राजस्थान में, 8% से मध्य प्रदेश में, और 4% से आप हारे हैं छत्तीसगढ़ में, विच इज नॉट वेरी मच। एज जयराम रमेश जी सेड, यू आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। सीधी सादी बात है, लोगों ने आपको मतलब नकारा नहीं है। ये नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत है। कांग्रेस रिमेन्स अ ग्रेट पार्टी, कांग्रेस रिमेन्स द फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक व्यू है जो मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपने विचार प्रकट करें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गैर भारतीय जनता पार्टी जितने भी संगठन हैं वो सब लोग मिलकर के ये कहें कि भाई या तो आप बैलेट पेपर के ऊपर आप चुनाव करिए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सभी पार्टियां, भले वो बीएसपी की मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, आप हो, नीतीश कुमार जी हो, आरजेडी हो, जो मर्जी हो, स्टालिन साहब हो और या ममता जी हो, we will not have EVMs here. Why can't you do it? So, let us see what happens. भरत सिंह जी। राजीव जी, जो मेरी जानकारी में है, ऐसा 1-2 बार हो चुका है। मीटिंग हुई, ये हुआ कि बहिष्कार कर दिया जाए, तो कुछ उसमें विपक्ष के जितने कुछ नेता ऐसे भी थे, पार्टियों के नेता थे जो इस पे सहमत नहीं, बोले ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से बहिष्कार कर दिया जाए तो शायद हो सकता है उसका कुछ इफेक्ट पड़े, देश की जनता भी समझेगी और शायद हो सकता है सत्ताधारी पार्टी भी समझे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। सीधी सादी बात है, आज की तारीख में भारतीय डेमोक्रेसी की वजह से ही, एक चीज समझिए, आज की तारीख में जो मोदी जी का इंपैक्ट है, जो हर जगह पे जाकर के मोदी जी का इंपैक्ट पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। सीधी सादी बात है, आज इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ही अगर ऑपोजिशन पार्टी, नॉन बीजेपी पार्टीज अगर ये कहती हैं वी विल नॉट पार्टिसिपेट अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ बैलेट पेपर, अब ये अमेरिका में हर एक को बात समझ में आएगी क्योंकि ईवीएम उन्होंने खत्म कर दिए, जर्मनी ने खत्म कर दिए, और जापान जिसने सबसे पहले शुरू किया था, जो आपने कहा, वहां पर भी अब बैलेट पेपर होता है सर। भरत सिंह जी, देखिए, मैं अभी समझ रहा हूँ, तो मैं तो ये चुनाव में एक चीज तो समझ रहा हूँ, जो समझा मैं, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि आप कितना भी काम कर लीजिए जनता के लिए, अब काम मायने नहीं रखता है। इस देश में धर्म और जाति मायने रखती है।
मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टाइम जैसी मैगजीन में अगर अशोक गहलोत जी का नाम आता है एक अच्छे मुख्यमंत्री में और सबसे अच्छा काम करने वाले और सबसे ज्यादा जनता को अगर किसी ने फैसिलिटीज दिया तो वो अशोक गहलोत जी ने दिया। अगर किसी इतनी बड़ी मैगजीन में नाम आता है और तारीफ होती है, वर्ल्ड में तारीफ होती है, और इतना उन्होंने किया, चाहे छत्तीसगढ़ में, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और मीडिया को भी नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। तो अगर मान लिया जाए कि जिस तरह से दोनों प्रदेशों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने काम किया, योजनाएं लाई गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तो आज अगर उसके बाद हार होती है तो क्या आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री इस तरह से फिर से काम करेगा? ना, बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, महिलाओं के लिए मुफ्त में सफर नहीं चाहिए, सबसे सस्ता गैस सिलेंडर देश में नहीं चाहिए। ये तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सबसे सस्ता गैस सिलेंडर दिए जी। उसके बाद अगर ये परिणाम आता है तो मुझे लगता है जो भाजपा के नवनियुक्त अभी बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनको बधाई दे दूं, बधाई देता हूं कि भाई मुख्यमंत्री बने। और वो नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या जरूरत है ऐसे लोगों को 450 रुपया गैस सिलेंडर देने, इनको तो 2000 का गैस सिलेंडर देना चाहिए। भरत सिंह जी, क्या हुआ है कि अमित शाह जी ने फिर पार्लियामेंट में चीख चीख के कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। पूरे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, यानी तालियां बजने लगे। और आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती किया, दो बड़ा ब्लंडर। जवाहरलाल नेहरू साहब ने ब्लंडर इसलिए किया कि 3 दिन पहले उन्होंने सीज फायर पे एग्री कर दिया और मैटर ले गए यूनाइटेड नेशंस पे। तो आज भी नेहरू जी का जो गलतियां है, जो बिगेस्ट ब्लंडर कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, एक झंडा, एक संविधान, एक प्रधान, नरेंद्र मोदी जी ने लाया, मगर जो गलतियां हैं कश्मीर के, वो नेहरू जी, 2 ब्लंडर, उन्होंने कहा 2 बिगेस्ट ब्लंडर नेहरू जी ने किया। इसको आप कैसे देखते हो? बिकॉज वो 2 बिल लेके आए, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट, 2 इसके बहस के तहत उन्होंने कहा कि नेहरू जी के ब्लंडर है, इसलिए आज तक हम सफर कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। आप कैसे देखते हो भरत सिंह जी इसको? अरे अमित शाह देश को बताएंगे कश्मीर हमारा है, अमित शाह से बताएंगे और भारत के लोग ये समझेंगे कि कश्मीर हमारा है। ये किसी को नहीं पता कि कश्मीर हमारा है कि नहीं है, ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा हमारे देश का जानता है कि कश्मीर हमारा है, पीओके भी हमारा है। ये तो अमित शाह खड़े होके ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग तो बोलते थे कि कश्मीर तो हमारा नहीं है भाई, कश्मीर किसी और का है। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने का, मैंने आपको क्या कहा अभी, देश की जनता को काम नहीं चाहिए नामबियार जी। देश की जनता धर्म और जाति पे बटी हुई है। देश की जनता का जब आंख खुलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जाति धर्म से भी बड़ा जो है वो है पेट। जब आपका पेट जब भरा होगा, जब परिवार जब खुशहाल होगा, तो सब कुछ मुझे लगता है मायने रखता है। तब उसके बाद आप आगे की सोच सकते हो। ये वही भाजपा है ना जो 370 धारा हटाई, बोलती है हमने हटा दिया, ठीक है हटा दिया। कश्मीरी पंडितों को आजाद कर दिया, कश्मीरी पंडित एकदम खुशहाल हो गए कि कश्मीरी पंडित इस समय तो सबसे ज्यादा, मुझे लगता है मुस्लिम से ज्यादा तो कश्मीरी पंडित इस समय कश्मीर में वहां पे निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। जाने के लिए आज डर रहे हैं, कश्मीर पंडित वहां पे जाने के लिए डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो है ट्रांसफर कर दीजिए, क्यों भैया आपने तो राम राज्य ला दिया कश्मीर में, 370 धारा हटा दिया आपने। इतना करने के बाद में भी क्यों डर रहे हैं कश्मीर पंडित, क्यों नहीं जा रहे कश्मीरी पंडित? अभी रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले ही नाम्बियार जी, इस देश में सबसे ज्यादा दंगे अगर कहीं पे हुए तो महाराष्ट्र में हुए, जातिवाद के दंगे। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है ना कि इस देश में धर्म और जात के नाम पे लड़ाया जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो है अलग किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। और देश की जनता को वो पसंद है। देश की जनता को ये नहीं पसंद है कि 450 का कोई गैस सिलेंडर सरकार दे रही है तो उसे लाना चाहिए। देश की जनता को ये नहीं पसंद है कि जो है 3000-4000 रुपया जो है युवाओं को, जो बेरोजगार है, उनको अगर उनके अकाउंट में जा रहा है तो वो नहीं पसंद है, नहीं चाहिए।
देश की जनता को ये भी पसंद नहीं है कि 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री दो। देश की जनता को अब ये पसंद है कि 200 रुपए का उनको पेट्रोल दो। देश की जनता को ये पसंद है कि जो है 200 रुपए का टमाटर दो। देश की जनता को ये पसंद है कि उनको 150 रुपए का जो है प्याज दो। देश की जनता को अब ये पसंद है। तो देश की जनता को जो पसंद है, देश के ये जो है भाजपा वाले दे रहे हैं। देखिए कितना दिन देश की जनता इसको सहती है। मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, यही देश की जनता रोड पे निकलेगी, बाहर निकलेगी, उसमें भाजपा के भी कार्यकर्ता होंगे और कहेंगे कि हमको जो है भाजपा ने बर्बाद कर दिया, हमारा पेट, हमारा खाना, हमारा सब कुछ छीन लिया है। लेकिन ये तो बड़ा अजीब गरीब मसला है यार। ये तो मतलब मेरी वेरी फ्रैंकली द राजस्थान रिजल्ट इज समथिंग व्हिच आई कांट रैप माय हेड अराउंड। बाकी चलो ठीक है यार, क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है कि द ट्राइबल्स वोटेड टोटली फॉर द बीजेपी बिकॉज बीजेपी इज वर्कड ओवर देयर अंडर द रेडार। लेकिन राजस्थान में ये मतलब I was not getting this feedback from Rajasthan at all that the BJP is going to win. Very frankly, ये था कि भाई लड़ाई अच्छी हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, लेकिन आखिर में अशोक गहलोत जी वो ट्रेंड को तोड़ेंगे ना। दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज। सो विच मीन्स विकास की राजनीति काम नहीं करती है साहब। अब क्या काम करेगा मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस इसमें क्या कर सकती है वो तो कांग्रेस ही बता सकती है सर, क्योंकि बीजेपी के पास तो है ही, बीजेपी के पास तो राम मंदिर है, बीजेपी के पास तो कृष्ण जन्मस्थान है, बीजेपी के पास तो काशी विश्वनाथ है। अब 2024 में आप लोग क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। जी बताएं सर। देखिए दो चीज हो सकती है जी। देश इस समय देश की जनता में और सभी नेताओं में यह आशंका है, या तो इतना काम करने के बाद देश की जनता इस तरह से किसी भी नेता को नकार नहीं सकती। अगर नकारती है तब तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है देश की जनता के। अगर देश की जनता ने स्वीकार किया है, देश की जनता ने वोट डाला है और जनता ऐसे नेताओं को प्यार करती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, अगर देश की जनता चाहती है और वोट उन्होंने डाला है, तो फिर ईवीएम पे कुछ न कुछ सवाल जो उठ रहा है, तो फिर इसे एक बार जो है बैलेट पेपर पे करा देना चाहिए। इस तरह से हो नहीं सकता। इस तरह से देखा जाए नामबियाल जी, तो मुझे लगता है कि इस तरह से देश की जनता इस तरह से नहीं नकार सकती है। अगर नकारी है तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्य है, और अगर नहीं नकारी है तो देश की जनता को अब सड़कों पे उतरना चाहिए और देश की जनता को प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहिए कि हमारा वोट गया तो गया था, हमने तो डाला था जो है इस पार्टी को, तो वो आपकी पार्टी को कैसे मिला, ये देश की जनता पूछना चाहिए। बट जयराम रमेश जी ने कहा, उन्होंने आंकड़े देखकर, राहुल गांधी जी, जयराम ने कहा कि 4 स्टेट, चलो 4 स्टेट, एक तो तेलंगाना अपने अच्छा लैंडमार्क से जीत गया, बाकी जो स्टेट्स है उसको आप टोटल गिरोगे तो आपने 40% वोट शेयर लिया कांग्रेस को। तो आप लोगों ने नकारा, कांग्रेस का कहना है हमको किधर नकारा है, 40%। उल्टा साउथ में बीजेपी का सफाटा हो गया, बीजेपी पूरे साउथ से बाहर हो गए, हमको 40% वोट शेयर मिला है। चारों स्टेट में मिलाकर 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिला है। भले सत्ता नहीं मिलाओ, बट एक 40% वोट शेयर कोई कम थोड़ी है। बाकी है कौन? बाकी कोई पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस ही तो है। तो कांग्रेस को नकारा, बट प्रॉब्लम ये भरत सिंह जी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि कांग्रेस के अंदर ही आपके बहुत दुश्मनी है। जैसे प्रणब मुखर्जी की बेटी बुक किताब लिखी है, वो किताब में बोल रही है कि प्रणब मुखर्जी ने बेटी को बोला कि सोनिया गांधी जी कभी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सोनिया गांधी और आलोचना करे राहुल गांधी जी के, उन्होंने कहा कि एक दिन सवेरे में पार्क में चल रहा था दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी सामने से मिलने आए और मैं सवेरे सबको मिलता नहीं। राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम था उनके ऑफिस एएम को पीएम या पीएम को एएम, सवेरे को शाम, शाम को सवेरे, ऐसे करके पेश करते हैं। तो जो एएम और पीएम जिसको नहीं मालूम है वो देश कैसे चलाएगा? तो कांग्रेस के अंदर ही आपके सबसे बड़े बड़े सीनियर लीडर ही राहुल गांधी जी का आलोचना करते हैं, कांग्रेस का आलोचना करते हैं। तो जब बाहर के दुश्मन तो चाहिए नहीं भरत सिंह जी आपको। भरत सिंह जी देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक आपकी बात हो सकती है सही हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में अगर दुश्मन है तो भाजपा में भी कम दुश्मन नहीं है। फर्क इतना है, जरूर फर्क है, फर्क इतना है कि वहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता बैठे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि उठना है तो उठना है, बैठना है तो बैठना है। तो ये अगर डेमोक्रेसी देखेंगे तो उनके पास इस चीज
ये डेमोक्रेसी तो नहीं है भाजपा के पास। लेकिन हमारी पार्टी में जिस तरह से कहा आपने कि कोई भी आके राहुल जी को या सोनिया जी को, खड़गे जी को जो चाहे बोल देता है, तो बोलने की आजादी, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं कि आपको बोलने की आजादी तो दी गई है देश में, संविधान ने दिया है। तो आप अगर बोलते हैं तो पार्टी के नेता अगर सुनते हैं, और सुनने के बाद हो सकता है कुछ बातें अच्छी भी लगती होंगी, कुछ खराब भी लगती होंगी, अगर कुछ उसमें बुराई भी होगी तो सुधारने की कोशिश भी करते होंगे। तो दो चीज में से एक चीज तो फैसला आप लोग को भी करना होगा, क्या हम अमित शाह या नरेंद्र मोदी जैसा बन के राहुल जी बन जाए, या सोनिया जी बन जाए, या प्रियंका जी बन जाए, खड़गे जी बन जाए, और कहे कि नहीं इनको पार्टी से निकाल दो, इनको रख लो, इनको रिटायर कर दो, इनको जो है कहीं भी लड़ा दो। तो एक तो ये चीज हो सकती है, और दूसरी चीज हो सकती है कि भैया ठीक है, अगर कोई बात है तो आपको जो बोलना है बोलिए, हाँ, लेकिन हर नेता को एक पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे अपनी बात रखनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर नहीं रखनी चाहिए, ये होना चाहिए। और यही चीजें जो है अभी क्यों याद आ रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जब प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस पार्टी में थे, ये सब उनको याद तब क्यों नहीं आया? नहीं देखिए, ऐसा हर उनकी सुपुत्री को तब याद करना चाहिए था ना। वो होता है ऐसा। देखिए, तो नेचर का तो एक बड़ा अजीब करिश्मा है कि जब आदमी तकलीफ में होता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है, और वो बताने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा, क्योंकि सत्ता से दूर चला गया है। जब सत्ता में रहता है और सत्ता का मलाई खाता है तो सब कहता है कि सब बढ़िया है। प्रणब मुखर्जी साहब की सुपुत्री जो है वो एक चीज भूल गई है, शायद आप भी भूल गए। प्रणब मुखर्जी साहब ने बगावत कर दी थी राजीव गांधी के खिलाफ और बाहर चले गए थे पार्टी के, और उनके खिलाफ न जाने उन्होंने क्या कुछ बोला, और उसके बाद भी सोनिया जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, सब लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनका वापस पुनः स्वागत किया पार्टी में, और उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया। सर, देश का सबसे बड़ा पद दिया, उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ तो भैया राम नाम सत्य है। जी भरत सिंह जी बताएं आप। नहीं, अन्याय तो हुआ है, ये अन्याय हुआ है उनके साथ, उनको राष्ट्रपति बना दिया, वो बड़ा अन्याय हो गया ना उनके साथ। तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे नेता पड़े हैं कि उनको कहते हैं ना, जर्रे से उठा के आसमान तक बिठा देने का, किसी भी सब पार्टी में देखिए, ऐसा नहीं है, सब पार्टियों की हालत है। आज भाजपा का सितारा बुलंद है तो सब उनके साथ है, कल यही स्थिति आएगी जब देखिएगा कि जब भाजपा का गिरावट शुरू होगा, जिस दिन से उनका स्तर गिरना चालू होगा पार्टी का, तो मैं आपको शर्तिया बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कार्यालय के बाहर दिल्ली में लाइन लगा होगा, नतमस्तक किए होंगे और बोलेंगे कि भैया हमको भी ले लीजिए, जैसे पहले तो कुछ। हाँ, पहले तो देखी है सर, हमने तो देखी है 1982-83 में, हमने तो देखी, 84 में देखी हमने। मैं 80% नेताओं का, राजीव जी 80% नेताओं का मैं आपको लिख के देता हूं, चाहे किसी भी पार्टी में हो और गए हो, वो सब के सब है ना कम बैक करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमसे ईमानदार और हमसे ज्यादा वफादार मैडम आपका कोई हो नहीं सकता, राहुल जी कोई हो नहीं सकता है, खड़गे जी कोई हो नहीं सकता। ये तो मैं दबाव में चला गया था, ये तो मैं ईडी और सीबीआई के डर से चला गया था, लेकिन अब वहां से छुटकारा मिल गया है, अब मैं आपके साथ। जी, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज सर, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि आपके सितारे अभी गर्दिश में हैं, जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा। सर मेरी बात सुनिए, यू गॉट 40% ऑफ द वोट्स, 40% सर। मैं मानता हूं, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप लें, पूरी बात सुन लीजिए सर, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज बीजेपी हैज डिफीटेड यू बाय जस्ट 3%। दैट्स इट। मैं भूल जाऊंगा, मैं इसको बता दूं। मैं, हाँ राजीव जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता जब हार जाते हैं ना किसी स्टेट में, तो आके यही कैलकुलेशन बताते हैं कि देखिए हमारा वोट शेयरिंग देखिए, हमारा वोट परसेंट देखिए, हम तो बस 1% पीछे थे, आगे ½ पीछे थे, हमारा तो एकदम लेवल पे है, हम कहीं पीछे नहीं। हम पीछे नहीं है, 12 लाख वोट इस बार हमको ज्यादा मिले। जी मिले, पिछली बार से ज्यादा इस बार 12 लाख वोट मिले जी, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है, और वो तकलीफ इसलिए है ना क्योंकि हमने काम किया, हमने जनता का काम किया, दिन रात काम किया, एक एक ऐसी योजनाएं हमने जनता के लिए बनाई जो उनके फायदे के लिए थे, हित के लिए थी।
उन्होंने एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने ऐसे लोगों को लाया जो झूठों के सरदार है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, कहते हैं मैं 450 का सिलेंडर दूंगा, 400 का सिलेंडर दूंगा, लेकिन देंगे नहीं। वो कहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए का जो है 50 लाख का बीमा करवा दूंगा, लेकिन करेंगे नहीं। 15 लाख रुपया खाते में लाने की बात करेंगे, लेकिन लाएंगे नहीं। तो मुझे तकलीफ है कि उन राज्यों की जनता जहां पे पार्टी कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार की, जिसको लाई है वो तो फिर काम नहीं करेगा ना, फिर वो तो जुमलेबाजी करेगा, लेकिन वो जनता बेचारी फिर ठगी जाएगी। मुझे इस बात की तकलीफ है। तकलीफ ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला, कांग्रेस पार्टी हार गई, हार जीत लगी रहती है। हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को आजाद कराई, तो क्या इनसे हम आजादी नहीं ले सकते हैं? इनसे भी आजादी, देश की जनता को हम आजाद करवाएंगे, इनसे भी करवाएंगे। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ तब होती है जब कोई नेता इस तरह से समर्पित होके अपनी जनता के लिए काम करता है, जनता के हितों के लिए काम करता है, और वो जनता का वोट, मुझे अभी भी डाउट है, उस जनता का वोट अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? क्या ईवीएम का तकलीफ था? क्या ईवीएम में घोटाला था? कि जनता ने पूरी तरह से कहा कि नहीं भाई, आप जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हमें ये काम नहीं चाहिए? दो में से कुछ तो बात है। इस बात की तकलीफ है। भरत सिंह जी, अभी प्रॉब्लम है कि आपको इंडिया अलायंस को साथ में रखना है। शरद पवार जी का कहना है कि जो रिजल्ट है, हम सबको मालूम था रिजल्ट क्या आने वाला है, और वही हुआ। शरद पवार जी आगे जाके कह रहे हैं कि आपको इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना चाहिए। नीतीश कुमार को शरद पवार जी का कहना है। तो आज नीतीश कुमार के एमपी ने कहा कि यानी चाय का मीटिंग होते हैं बस, और कुछ ज्यादा इंडिया अलायंस के मीटिंग में होता नहीं है। ममता बनर्जी वहां थोड़ा अकड़ के बात करिए, आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं कि नहीं आएंगे, ये आएंगे। आपको प्रॉब्लम सब जगह से प्रॉब्लम, अखिलेश यादव से प्रॉब्लम आ रहा है, स्टैलिन को वक्त नहीं मिल रहा। तो ये कैसे? अभी बीजेपी का सब प्लान है 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर निर्माण और मई को इलेक्शन। आप अभी तक संगठित नहीं कर पाए इंडिया अलायंस। क्या उस बारे में आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी, खड़गे साहब को सोचना पड़ेगा, कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा? भरत सिंह जी देखिए, मैं जो मुझे पता है ना बिहार जी, कि इंडिया अलायंस में सभी नेता आएंगे, सभी नेता आएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सभी नेता आएंगे। लेकिन अब क्या है ना कि समय कुछ ऐसा है कि अपने मन का जो गुब्बारा, भड़ास कहते हैं ना, वो निकालना चाह रहे तो निकाल लेने दीजिए। लेकिन उनके पास भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या विकल्प है। हमारे पास तो पूरा विकल्प है। कांग्रेस के पास हर सीट पे कैंडिडेट है। कुछ पार्टियों के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। अगर कुछ ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश में लड़ेंगे, तो उनके पास तो अपने प्रदेश में कैंडिडेट नहीं है पूरे के पूरे, तो वो देश की क्या बात करेंगे? लेकिन हम इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा के लिए बना था, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और फिर देखिएगा, लोकसभा के लिए जब ये बना है तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी पे जो कहते हैं कि भाई हमें घमंड है, नहीं, अगर घमंड नहीं होता तो राहुल जी जो है ममता दीदी को फोन न करते, राहुल जी अखिलेश जी से बात न करते, राहुल जी शरद पवार जी से बात न करते। हम तो एकदम फ्लेक्सिबल है, बैठिए, बात करिए, बात होगा। और देखिए, मैं और बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि लगभग पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अभी ये जो 5 राज्यों में चुनाव था, ये 5 राज्यों के चुनाव की वजह से हमारे सभी नेता, पार्टी के सभी नेता देखिए बहुत बिजी थे। अब जहां पे चुनाव हो, अब सब नेता बिजी हो, तो वहां पे मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब जो है बहुत ही तत्काल प्रभाव से बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लेना है, एक ही डिसीजन नहीं है। सीट बंटवारा है, कन्वेयर की बात है, कौन क्या करेगा, किसके ऊपर क्या जवाबदारी रहेगी, सीट कहाँ शेयरिंग कैसे होगा, किसको कौन सी जवाबदारी देना है। तो इस तरह से बहुत सारे, और देखिए सबको बराबरी की जवाबदारी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ बोल रही है कि नहीं हम ही सब हैं, हम सभी करेंगे, नहीं। जो जैसा जहां पे जो मजबूत होगा उसके हिसाब से वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र में मजबूत है तो हम जो है अपने नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर मान लीजिए शिवसेना मजबूत है तो शिवसेना लड़ेगी, अखिलेश जी मजबूत है तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ममता दीदी है तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन
हम सभी उस चीज को बैठ के सुलझा लेंगे। हाँ, बीच में इस तरह से बातें उठाई जाती है कुछ मीडिया के द्वारा और कुछ भाजपा के नेताओं के द्वारा कि बीच में फूट पड़े, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है गठबंधन मजबूत है और गठबंधन पूरी तरह से 2024 के इलेक्शन के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन जो है ये ही जो है भाजपा को मात देगी, देखिएगा। लेकिन भरत सिंह जी, सॉरी प्रदीप, Yes, 2003 में कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट्स में हारी थी। 5 स्टेट में आप हार गए थे, बीजेपी जीती थी, एनडीए जीती थी, और 2004 में आपकी सरकार बनी थी। तो क्या वही होने वाला है अभी? 2023 में आप 3 स्टेट में हार गए हैं, क्या 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? 2003 का तो आपने याद दिला दिया, मैं तो 2023 वाला मुझे अभी बता दूं आपको। भाजपा के प्रवक्ता पहले जब बैठते थे टीवी पे, मेरे साथ हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ में बैठते थे, तो कहते थे देखिए ये 3 राज्य में जीते हैं, और उसके बाद 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव जब हुआ था तो उसमें भाजपा जीत गई। मतलब विधानसभा हम जीते तो भाजपा जो है लोकसभा जीती। तो मैं तो कहता हूं हो सकता है उस समय उनके लिए शुभ हुआ हो, अब शायद हमारे लिए शुभ हो गया है कि हम 3 राज्यों में चुनाव अगर हारे हैं तो शायद हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव हमारे लिए शुभ होने जा रहा है। सभी पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए शुभ होने जा रहा है कि भैया ठीक है, आप राज्य ले लिए हो तो ले लो, अब जो है केंद्र तो हम अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ठीक है, अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि देश की जनता सचमुच परेशान है। देश की जनता को राहत देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर सकती है। भूल तो सबसे होती है, भूल तो भगवान से भी हो जाती है, ये तो देश की जनता है। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि इस देश की जनता कब किसको कहां उठा के पटक दे ये पता नहीं चलता है। ये हमारे देश की जनता की एक खासियत है, या कहां उठा करके बैठा दे। दुरुस्त बात, कुछ नहीं उठा के धोबिया पछाड़ वाला वो एक कहावत, धोबिया पछाड़ का पता नहीं भाजपा को पड़ जाए पता नहीं चलेगा, बोले ये क्या हो गया। नहीं, यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे बजाज साहब के साथ, ये नवाब मलिक भी वहां पर जुड़ गए। आपके पास बचा क्या है? पूरे एमवीए तो खाली हो गए। अब नवाब भाई तो सोचे कि शरद पवार जी के खास हर सवेरे लेते थे वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पवार साहब ने बोला है, शरद पवार साहब ने साथ हूं, ये हूं वो हूं। आज अजीत दादा के साथ उधर बैठ गए असेंबली में, और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखना पड़ा कि नवाब भाई साथ में नहीं ले सकते, आप देश विरोधी है, आतंकवाद मीन्स। तो कैसे आप दाऊद से संबंध है? तो क्या दिख रहे हैं कि ये जो वोट शेयर थे शरद पवार जी, कांग्रेस और उद्धव सेना 50% के ऊपर प्रकाश अंबेडकर जी को पकड़ के, तो क्या ये बिखरता दिख रहा है एमवीए यहां पर? भरत सिंह जी, कुछ बचेंगे नहीं कि सिर्फ कांग्रेस बच के बाकी कोई है ही नहीं रहेंगे आपके पास? बहुत मजेदार बात आपने कहा नामबिया जी कि देशद्रोही, आतंकवादी, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना था। अरे भाई मैं कहा कह रहा हूं एक व्यक्ति 70,000 करोड़ का करप्शन का घोटाला चार्जेस लगता है, 3 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बनता है। दूसरे मंत्री जेल में 1.5 साल रहते हैं, जैसे अजीत पवार वहां जा रहे हैं बेल भी हो जा रहा है, बाहर भी आ जा रहे हैं। और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी भूल गए लगता है, दिल्ली अभी नवाब भाई नहीं गए। नवाब भाई जैसे दिल्ली जाएंगे तो वॉशिंग मशीन जो वहां पे रखा हुआ है उसके अंदर डालेंगे नवाब भाई को, एक बार घुमाएंगे, घुमाने के बाद में जब बाहर नवाब भाई आएंगे ना तो वो सारे के सारे दूध के धुले जैसे हो जाएंगे। ये देवेंद्र फडणवीस जी का लेटर बहुत अच्छा लग रहा है, दिखेगा, लेकिन जैसे दिल्ली नवाब भाई एक बार गए तो फडणवीस जी कहेंगे नहीं हमारे यहाँ पे सारे पाप धुल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली जाके वहां पे वॉशिंग मशीन जो नरेंद्र मोदी जी की वॉशिंग मशीन है, और कहते हैं ना कि वो डिटर्जेंट जो है अभी मोदी डिटर्जेंट आया उस पर साफ होके आ जाएंगे। देखिए मजबूरी आप समझ, सभी नेताओं की, जितने भी नेता जा रहे हैं ना उनकी अपनी मजबूरी। अब 1.5 साल जेल काट के तो नवाब भाई आए हैं, तो अब क्या चाह रहे हैं कि फिर से वापस जेल जाए? शर्तिया कहता हूं, जब तक नवाब भाई अजीत पवार जी के साथ उस
उस जगह पे बैठे रहेंगे, एक भी इल्जाम उनके सर पे नहीं लगे। और जैसे ही वो अगर इस तरफ आए तो सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बड़े देशद्रोही, सबसे बड़े आतंकवादी, ये सारा तमका जो है वो मिल जाएगा सभी नेताओं को, चाहे जो भी नेता यहाँ से वहां गया है और आएगा। तो ठीक है, अब नवाब भाई का अपना सोच है, नवाब भाई अगर गए हैं तो उनको पता होगा क्यों गए हैं। Right, thank you so much, Bharat Singh ji. Lovely talking to you as always. और I am reasonably certain Congress will bounce back and bounce back really well. They always do so. आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सर कांग्रेस के लिए ये क्या है सर, 1885 में पार्टी बनी है, 138 साल हो गए हैं पार्टी को, कितने चुनाव जीते कितने हारे, एक हार जीत से क्या होता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। You know what, as far as the Congress is concerned, if you talk to any of the major Congress leaders, they're not even concerned. Let me tell you. This is actually a way of life. क्या है यार, कभी जीतते हैं, अभी 10 साल के लिए कहता है वो, the Indian politics is a 10-year cycle. Sometimes it's a 15-year cycle. How does that make a difference? So they won today. We'll win again.